नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज ग्राम समाज और विकास की मास्टर वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी छात्र छात्राओं की डिमांड थी कि इस टॉपिक पर सर एक मास्टर वीडियो दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के पश्चात अप्रैल से जुलाई के मध्य में उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम ज़रूर करवाया जाएगा। और इस उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो वैकेंसी है, इसका सिलेबस जारी कर दिया गया था। इसके सिलेबस में ग्राम समाज और विकास का 1/4 भाग शामिल है। ग्राम समाज और विकास का जो भी सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार यह मास्टर वीडियो तैयार की गई है। इसमें जो प्रमुख टॉपिक हैं, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास एवं शोध प्रणाली, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। भारत की आज़ादी से पूर्व ग्राम विकास की अवधारणा कब से प्रारंभ हुई, वहाँ से हम इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आज वर्तमान समय में ग्राम विकास को लेकर क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण विकास की अवधारणा के विषय में देख लेते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण विकास की क्या अवधारणा रही, किन किन समाज सेवियों ने ग्रामीण विकास के लिए कार्य किए। तो वर्ष 1903 की बात करते हैं। वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने ग्रामीण विकास की अवधारणा को लेकर सुंदरबन अर्थात सुंदरम नामक ग्राम में सहकारिता को लेकर एक विकास योजना प्रारंभ की। तो सर्वप्रथम जो डेनियल हैमिल्टन हैं, इन्होंने ग्रामीण विकास को लेकर सुंदरम यानी सुंदरबन का जो एरिया है पश्चिम बंगाल के पास में, वहाँ एक सहकारिता से संबंधित विकास योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत सन 1916 में सहकारी जमा संस्था की स्थापना हुई और ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक एवं किसानों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया, यानी आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया। तो यहाँ आपने देखा कि 1903 में आज़ादी से पूर्व की बात है, जब महात्मा गांधी का दौर चल रहा था। उस समय जो सर डेनियल हैमिल्टन नामक विद्वान हैं, इन्होंने पश्चिम बंगाल के निकट एक सुंदरम गांव में इस प्रकार की एक विकास योजना चलाई सहकारिता को लेकर, जिसमें ग्रामीणों को, किसानों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया कि आप खेती में किस प्रकार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, पशुपालन एवं मछली पालन से किस प्रकार आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये सभी कार्य डेनियल हैमिल्टन के द्वारा किए गए। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो पहली बात तो आपको इनका नाम याद रखना है, डेनियल हैमिल्टन, जिन्होंने 1903 और 1916 में सुंदरम नामक गांव में काम किया, यानी पश्चिम बंगाल के निकट सुंदरबन में ग्रामीणों के लिए एक ग्रामीण विकास योजना चलाई, जिसके अंतर्गत उन्हें यानी ग्रामीण किसानों और युवकों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया था। एक बात और भी महत्वपूर्ण याद रखिएगा इस योजना के विषय में, इसे कहीं पर आदर्श ग्राम योजना के नाम से भी जाना जाता है। कुछ किताबों में इसे आदर्श ग्राम योजना के नाम से कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। डेनियल हैमिल्टन ने अपनी इस ग्रामीण योजना को रविंद्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी से साझा करना चाहते थे। तो डेनियल हैमिल्टन ने जो सहकारी योजना चलाई पीछे, जिसमें किसानों को और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया, तो इस योजना के विषय में वे अपनी रविंद्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी को भी बताना चाहते, क्योंकि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर भी इनके जैसी ही विचारधारा रखते थे। वे भी ग्रामीण विकास को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे। तो चलिए 1920 में पश्चिम बंगाल के निकट श्री निकेतन गांव में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा समाजशास्त्री M.L. हर्ष के सहयोग से एक ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की गई, जिसे श्री निकेतन योजना के नाम से जाना गया। तो श्री निकेतन योजना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ की गई और इसमें इनका महत्वपूर्ण सहयोग दिया था L.M. हर्ष, जो समाजशास्त्री थे। तो इस योजना के विषय में भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा यह योजना 1920 में पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन गाँव से प्रारंभ की गई थी। इस योजना में ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया। तो इस योजना में भी उसी प्रकार के कार्य किए गए। तो चलिए आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी एक महान सुधारक थे। उनकी अवधारणा थी देश का विकास ग्राम विकास से ही संभव है। तो गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज पर बल दिया था और आगे इनके विषय में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे। परंतु 1920 में इनके द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई आश्रम बनाकर, उसके विषय में देख लेते हैं। वर्ष 1920 में बर्धा नामक ग्राम में सेवाग्राम नाम से
आश्रम बनाकर इन्होंने एक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की। इस योजना के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, या यह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ यह कार्यक्रम। तो यहाँ से भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा बर्धा नामक गाँव में सेवाग्राम नाम से एक योजना चलाई और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया जिसे गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, या इस नाम से यह प्रोग्राम प्रसिद्ध हुआ। तो तीनों बातें याद रखिएगा। सबसे पहले हमने बताया था सर डेनियल हैमिल्टन, जिन्होंने 1903 और 1916 में कार्यक्रम चलाया था सुंदरम नामक गांव में, सुंदरबन के निकट। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी और महात्मा गांधी ने सेवाग्राम योजना चलाई। तो ये तीनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो आगे देख लेते हैं सेवाग्राम नाम की योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए। महाराष्ट्र की बर्धा सेवाग्राम योजना के द्वारा ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने एवं ग्रामीणों के लिए उद्योग धंधे पर बल देने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने भारतीय ग्राम उद्योग संघ, हिंदुस्तानी तालीम संघ, ऑल इंडिया स्पाइनर्स एसोसिएशन, कस्तूरबा गांधी संघ आदि भी स्थापित किए। तो आसान भाषा में समझे कि महात्मा गांधी की जो सेवाग्राम योजना है इसके अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण संगठन या संस्थाओं का भी गठन किया गया जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो सके, वे आत्मनिर्भर बन सके। बाकी इन योजनाओं से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता जितना हमने बताया, आप केवल इतना ही याद करते चलिए आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। वर्ष 1945 में W.H. बिसर के नेतृत्व में इंडियन विलेज सर्विस नामक योजना वर्तमान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र अगसौली में प्रारंभ की गई, परंतु वर्ष 1947 के विभाजन के पश्चात इस योजना का केंद्र बंद करना पड़ा और आगे चलकर 1968 में फिर से उत्तर प्रदेश के एटा में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, परंतु इसे अधिक सफलता नहीं मिली। तो यह एक इंडियन विलेज सर्विस नामक एक योजना है। यह W.H. बिसर के नेतृत्व में 1945 में प्रारंभ की गई और क्षेत्र कौन सा था? अगसौली, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान अलीगढ़ में स्थित है। तो इस योजना से भी ज़्यादा अधिक नहीं पूछा जाता, बस इतना याद रखिएगा कि इंडियन विलेज सर्विस जो है W.H. बिसर के नेतृत्व में अगसौली में प्रारंभ की गई 1945 के अंतर्गत। चूँकि ग्राम समाज और विकास की यह मास्टर वीडियो है तो इस मास्टर वीडियो में सभी पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे जो सिलेबस के अनुसार परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात ग्रामीण विकास की नींव। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास की नींव किस प्रकार पड़ी, भारत में क्या क्या ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य किए गए, अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ही महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुए जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए। तो उससे पहले एक इटावा अग्रगामी योजना का प्रारंभ हुआ था और इसी से प्रेरित होकर, इसकी सफलता से प्रेरित होकर ही भारत में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। तो इटावा अग्रगामी योजना कैसे प्रारंभ हुई, इसमें क्या कार्य हुए, इसके विषय में जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1947 में यानी आज़ादी के तुरंत बाद ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यही कारण है कि ग्रामीण कल्याण अमेरिकी विशेषज्ञ इसमें आप कर सकते हैं कि ग्रामीण कल्याण विशेषज्ञ हैं जो अमेरिका के अल्बर्ट मेयर, उन्होंने वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में महेवा ग्राम को केंद्र मानकर एक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस इटावा अग्रगामी योजना यानी इस कार्यक्रम को इटावा अग्रगामी योजना कहा गया और इस इटावा अग्रगामी योजना के अंतर्गत आसपास के 64 गांवों को समन्वित विकास के लिए चुना गया। और इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक समस्याएं थी उनको दूर करने के कार्य किए गए। देखिए, आपको बता दें कि भारत की आज़ादी के पश्चात क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, उन्होंने भारत को खूब लूटा, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं यह लगता था कि ग्रामीण विकास से ही देश का विकास संभव है। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा तरह तरह के विकास को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि भारत का विकास किस प्रकार से संभव है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका के एक विशेषज्ञ हैं अल्बर्ट मेयर, जिन्हें काफ़ी तजुर्बा था इन चीज़ों का, ग्रामीण विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी काफ़ी रूपरेखा थी अमेरिका के क्षेत्रों में।
तो उनको भारत बुलवाया गया कि आप भारत में ऐसे क्या कार्य कर सकते हैं, ऐसा कौन सा हमें विकास कार्यक्रम चलाना चाहिए जिससे गांव का विकास संभव हो सके। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में महेवा गांव को चुना और महेवा ग्राम के साथ साथ आसपास के 64 गांव भी इसके कार्यक्रम के विकास के दायरे में आ गए। और यह कार्यक्रम जो चलाया गया उनके द्वारा वह था इटावा अग्रगामी योजना। इस इटावा अग्रगामी योजना में उन्होंने प्राथमिक समस्याओं को दूर करने के लिए बेहतर उपाय किए और यही कारण है कि इस योजना की सफलता के साथ ही आगे भारत में जो सबसे बड़ा विकास कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वह 1952 में प्रारंभ हुआ, जिसके विषय में हम आगे जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विषय में जान लेते हैं विस्तार से। पहले आपको बता दें कि अभी 23 जनवरी 2022 में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था और यूपी टेट के इस एग्ज़ाम की जो दूसरी पाली का एग्ज़ाम था उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वह 1952 में प्रारंभ हुआ था। तो देख लेते हैं, इटावा अग्रगामी योजना से भारत सरकार को काफ़ी सफल परिणाम प्राप्त हुए। इस योजना की सफलता से ही प्रेरित होकर भारत सरकार ने वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ हुआ। तो गांधी जयंती दिवस के उपलक्ष्य में यह 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गांधी जी का ही पहले हमने बताया था आपको कि कथन था कि ग्रामीण विकास से ही देश का विकास संभव है और उन्होंने ग्राम स्वराज पर भी बल दिया था, जिसको लेकर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायतें किस प्रकार बनी, पंचायतों का क्या महत्व था, पंचायतों का गठन किस प्रकार हुआ, यूपी में किस प्रकार की पंचायत प्रणाली है, उन सभी विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं और आगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम में और आगे जानने से पहले हम एक बार योजना आयोग के विषय में भी जान लेते हैं। यह योजना आयोग 1950 में प्रारंभ हो गई थी और यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम योजना आयोग के विषय में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात मार्च 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ग्राम एवं सामाजिक विकास के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए योजना आयोग का गठन किया। इस योजना आयोग के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में प्रारंभ की गई। पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ादी मिलने के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। उससे पहले एक योजना आयोग का भी गठन किया, जिसके अंतर्गत सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई, फिर 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई और इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में भी हम आगे विस्तार से जानेंगे। बस अभी योजना आयोग के विषय में इतना याद रखिए कि 1950 में इसका गठन हुआ और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत 1951 में चलाई गई। ठीक है, तो अब हम इसके आगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हैं उनको देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण ग्रामीण विकास करना था, यानी पूर्ण रूप से ग्रामीण विकास करना ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस कार्यक्रम के निर्माण में अमेरिका के 3 विशेषज्ञ डगलस एनसी मगर, चेस्टर बाउल्स और कार्ल टेलर की प्रमुख भूमिका रही। तो ये 3 महत्वपूर्ण विशेषज्ञ हैं, इनके नाम याद रखिएगा। इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। इसके अलावा अमेरिका की फोर्ड संस्था है, इस संस्था ने इस कार्यक्रम में आर्थिक रूप से मदद भी की। भारत ने जो अमेरिका से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने के लिए एक समझौता किया, एक मदद की मांग की, तो इस दौरान अमेरिका के प्रमुख विशेषज्ञ भी भारत आए। उन्होंने इस योजना को क्रियान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही अमेरिका की एक फोर्ड संस्था है, इसने आर्थिक रूप से इस कार्यक्रम में मदद भी की थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए अब 1952 के बाद आते हैं 1953 पर। और वर्ष 1953 में अधिक अन्न उपजाऊ समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विस्तार संगठन यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना हुई। इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा इन 2 भागों में बंट गया।
तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1 वर्ष बाद ही 2 भागों में बांट दिया गया। एक सामुदायिक विकास योजना और दूसरा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा है, इसका गठन 1953 में अधिक अन्न उपजाऊ समिति की सिफारिश पर हुआ। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट्स इन्हीं से मिलकर ग्राम समाज और विकास तैयार हुआ है। इसके बाद हम जानेंगे कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसको भारत में किस प्रकार से विस्तारित किया गया, कौन कौन से पद बनाए गए, किन अधिकारियों के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, यह सभी जानकारी आगे वीडियो में प्राप्त करेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं बाकी का बचा हुआ। राष्ट्रीय विस्तार संगठन का प्रमुख उद्देश्य योजनाओं से ग्रामीणों को सहभागिता के रूप में जोड़ना था। तो वही जो हमने आपको बताया कि ग्रामीणों को इस योजना के प्रति जोड़ना था, ताकि ग्रामीण जो भी सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं वे उन सभी ग्रामीणों तक पहुँचें और वे ग्रामीण इनका लाभ ले सकें। ग्रामीणों की सहभागिता भी इन योजनाओं के प्रति जुड़े, यही इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रहा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो सामुदायिक विकास का जो प्रशासनिक संगठन है, इसके विषय में जान लेते हैं। आगे फिर हम जो लोकतांत्रिक संगठन है उसके विषय में भी जानेंगे। तो प्रशासनिक संगठन किस प्रकार का होता है आपको बता देते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राष्ट्रीय योजना आयोग के तहत क्रियान्वित किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है वह राष्ट्रीय योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें सभी मंत्रीगण शामिल हैं। राज्य स्तर पर राज्य विकास समितियां बनाई गई, जिनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। सभी राज्यों में जो राज्य समितियां बनाई जा गई हैं, इसको क्रियान्वित करने के लिए उनके अध्यक्ष सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं और वे अपने स्तर पर यानी राज्य स्तर पर इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए राज्य विकास समिति के द्वारा कार्य करते हैं। जिला स्तर पर जिला विकास अधिकारी अर्थात मुख्य विकास अधिकारी, जिसे CDO के नाम से जाना जाता है। तो सभी जिलों में मुख्य विकास अधिकारी होते हैं CDO, जिन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासन के रूप में शामिल किया गया है जिला स्तर पर। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वीडियो में हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद जितनी भी योजनाएं आगे आएंगी उन सभी के विषय में हम थोड़ा थोड़ा आगे बताते जाएंगे आपको। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं ब्लॉक स्तर पर भी। खंड अर्थात ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी, जिसे BDO के नाम से जाना जाता है। एक BDO अलग है और एक VDO अलग है, जिसे ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ खंड विकास अधिकारी की बात हो रही है। सामुदायिक विकास योजना के प्रशासनिक संगठन में यह ब्लॉक स्तर पर शामिल होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी, जो हम दूसरे वीडियो की बात कर रहे थे, यह वही है जिसे कई जगह पर सचिव के रूप में भी जाना जाता है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी एवं जनता सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंग है। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य ग्राम सेवक अर्थात रोजगार सेवक के द्वारा भी किया जाता है। तो आपने कई जगहों पर देखा होगा, गांव में रोजगार सेवक होते हैं जो धरातल स्तर पर योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं, और जबकि प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वह ग्राम विकास अधिकारी सचिव होता है, जो जनता के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य करता है। आगे हम इन सभी प्रतिनिधियों के विषय में भी पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक संगठन में जो शामिल हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। लोकतांत्रिक दृष्टि से सामुदायिक विकास संगठन। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक दृष्टि से संगठन तैयार हुआ है उसके विषय में भी देख लेते हैं। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के रूप में 3 स्तर पर प्रशासनिक संगठन में शामिल हैं, जिनमें जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत या अर्थात ब्लॉक प्रमुख, जो क्षेत्र पंचायत का कार्यभार संभालता है उसे ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी जाना जाता है, और ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच अर्थात ग्राम प्रधान। तो ये 3 पंचायतें होती हैं, जिनके विषय में हम पंचायतों का जब टॉपिक आएगा तो उसमें आगे विस्तार से बताएंगे आपको। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई जाती हैं, उनके लिए तैयार की जाती हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतांत्रिक दृष्टि से, ये 3 स्तर पर होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और प्रधान अथवा सरपंच।
तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में अभी यहीं विराम लगाते हैं और इसके बाद एक नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास का क्या आशय है, इसका प्रबंधन किस प्रकार हुआ, तो इसके अंतर्गत भूमि सुधार एवं चकबंदी कानून जो लागू हुआ उसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए भूमि सुधार के विषय में देख लेते हैं। सर्वप्रथम भूमि सुधार का अर्थ है भूमि का सही मालिकाना हक अर्थात उचित न्यायपूर्ण वितरण। भूमि सुधार संबंधित सभी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार के द्वारा ही भूमि सुधार संबंधित सभी कानून बनाए जाते हैं। प्रश्न यहाँ से सीधा पूछा जाता है कि किस सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है, तो याद रखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत इसे रखा गया है। चलिए तो देख लेते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भू राजस्व की प्रणाली किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी, कौन कौन से अधिकारियों ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं चलाईं। स्वतंत्रता से पूर्व भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था वर्ष 1772 बंगाल में वारेन हेस्टिंग के द्वारा प्रारंभ की गई, जिसे इजारेदारी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यह पंचवर्षीय व्यवस्था थी, परंतु 1777 में इसे वार्षिक व्यवस्था कर दिया गया। तो एक बार पंचवर्षीय रूप में इसका कार्यकाल पूरा हुआ, यानी इजारेदारी व्यवस्था को 5 वर्षीय के रूप में एक बार चलाया गया। उसके बाद 1777 में जब 5 वर्ष इसके पूरे हो गए तो इसे वार्षिक व्यवस्था के रूप में शामिल कर दिया गया। तो आसान सी भाषा में आपको बता दें कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं वे किसानों से लगान वसूल किया करते थे। खेती और भूमि से संबंधित जो लगान वसूला करते थे उनके लिए ही इन्होंने ये कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी, जैसे कि इजारेदारी व्यवस्था है जो सर्वप्रथम लागू हुई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। फिर आगे चलकर स्थायी बंदोबस्ती, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं भू राजस्व से संबंधित अंग्रेज अधिकारियों द्वारा समय समय पर बनाई गई। तो इन सभी के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व वसूलने से संबंधित व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त की प्रारंभ की गई, जिसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे पहले पीछे हमने इजारेदारी व्यवस्था के रूप में जाना कि 1777 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई और 1793 में स्थायी बंदोबस्ती कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। यह व्यवस्था बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू हुई। तो इन क्षेत्रों में यह व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी और इस व्यवस्था में एक सूर्यास्त कानून भी बनाया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। सूर्यास्त कानून क्या है आपको बता दें कि जो भी किसानों से लगान वसूल किया जाता था तो वह सूर्यास्त यानी सूर्य ढलने से पहले आपको जमा करना होता था। अगर लगान सूर्यास्त से पहले जमा नहीं किया जाता था तो उस लगान में कुछ वृद्धि कर दी जाती थी, कुछ जुर्माना जोड़ दिया जाता था। तो यही सूर्यास्त कानून था जिसके विषय में हमने आपको बताया। तो चलिए आगे देख लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में भी। वर्ष 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। यह भी भू राजस्व वसूलने से संबंधित एक व्यवस्था थी। यह मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों में शुरू हुई। इसमें किसानों को मालिकाना हक दिया गया था। तो यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई और 1820 में इसका प्रारंभ हुआ। और इसके अलावा आपको बता दें कि अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस व्यवस्था में किसानों को मालिकाना हक दिया गया, तो याद रखिएगा मुनरो व्यवस्था यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को सर्वप्रथम मालिकाना हक दिया गया था। इसमें स्वयं किसान भू राजस्व के देने के लिए उत्तरदायी होते थे, यानी किसान स्वयं उत्तरदायी हुआ करते थे। जैसे पिछली व्यवस्था जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें हमने पढ़ा कि जमींदारों से लगान वसूल किया जाता था, जमींदार किसानों से वसूल करते थे और उनका दायित्व होता था जमींदारों का कि वे इस राजस्व को अंग्रेज़ों तक यानी ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाएं, अधिकारियों तक पहुंचाएं। तो इसी प्रकार इस व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में स्वयं किसानों को उत्तरदायित्व सौंपा गया कि आप अपना भू राजस्व स्वयं जमा करेंगे, अन्यथा आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी।
उपज के आधार पर न होकर राजस्व क्षेत्रफल के आधार पर कर लिया जाता था। यह भी याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उपज के आधार पर न होकर के बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर ही लगान वसूल किया जाता था। उन्हें मतलब नहीं है कि आप किसानों की कितनी फसल हो रही है, कितनी अच्छी पैदावार हो रही है, कितनी बड़े पैमाने पर फसल हो रही है, बस उन्हें केवल क्षेत्रफल से मतलब था कि इतने क्षेत्रफल पर खेती की जा रही है, चाहे फसल हो या बर्बाद हो जाए या कुछ भी हो जाए, परंतु उसी क्षेत्रफल के आधार पर किसानों से कर लिया जाता था। तो चलिए अंतिम जो राजस्व व्यवस्था है महालवाड़ी, उसके विषय में भी देख लेते हैं। तो वैसे आपको बता दें कि महल का जो अर्थ है वह गांव होता है, महालवाड़ी यानी गांव की बाड़ी। तो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था के लिए प्रस्ताव लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया की लगान वसूलने की पूरी जिम्मेदारी हुआ करती थी, परंतु इस व्यवस्था को 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग ने कानूनी रूप दिया था। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आगरा में लागू हुई थी। तो इनके सभी क्षेत्र भी याद रखिएगा, किन क्षेत्रों में कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू हुई थी, सभी के विषय में हमने आपको बताया। तो याद रखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था जो है लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। चलिए सारी चारों व्यवस्थाओं के विषय में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सर्वप्रथम इजारेदारी व्यवस्था जो 1777 में लागू हुई वारेन हेस्टिंग के द्वारा। स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू हुई, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और इसके अंदर ही सूर्यास्त कानून भी बना था, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आई 1820 में, जो टॉमस मनरो के द्वारा प्रारंभ की गई। और अंतिम जो महालवाड़ी व्यवस्था है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, यह महालवाड़ी व्यवस्था जो है वैसे तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इसका प्रस्ताव लागू किया गया था, परंतु लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा इसे कानूनी रूप दिया गया। तो अब हम चकबंदी के विषय में देख लेते हैं, फिर आगे चलकर हम जमींदारी प्रथा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी कवर करेंगे, परंतु अब चकबंदी देख लेते हैं। चकबंदी कब प्रारंभ हुई देश में, उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ बता देते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं चकबंदी से क्या तात्पर्य है। विभिन्न स्थान अथवा एक ही स्थान पर स्थित ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ी ज़मीन के रूप में एकत्रित करना ही चकबंदी कहलाती है। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी वर्ष 1920 में गुजरात के बड़ौदा में अधिनियम बनाकर की गई थी। तो याद रखिएगा वर्ष 1920 में चकबंदी अधिनियम लागू हुआ था, जो गुजरात के बड़ौदा में सबसे पहले चकबंदी की गई। तो चकबंदी में क्या होता है कि मान के चलिए किसी किसान की ज़मीन यहाँ एक स्थान पर है और वहाँ से दूसरी ज़मीन जो है 1-2 किलोमीटर दूर है, तो इन दोनों ज़मीनों को मिलाकर के उसको एक संयुक्त रूप से ज़मीन दे दी जाती है। ज़मीन का क्षेत्रफल उतना ही होता है, परंतु ज़मीन एक बड़े पैमाने के रूप में एकत्रित हो जाती है, यही चकबंदी कहलाती है। तो याद रखिएगा छोटी छोटी ज़मीनों को बड़ी ज़मीन के रूप में एकत्रित करना ही चकबंदी कहलाती है। इसके लिए चकबंदी विभाग भी तैयार किए गए हैं, और चकबंदी विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह चकबंदी आयुक्त तो होता है, जिसके अंतर्गत चकबंदी लेखपाल वगैरह कार्य करते हैं, तो जिनके विषय में हम आगे कभी पढ़ेंगे। तो चलिए अभी यहाँ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब प्रारंभ हुई। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में यानी आज़ादी के पश्चात हुआ था, और वर्ष 1954 में मुजफ्फरनगर की ज़िले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील में हुआ, जो वर्तमान अमेठी में स्थित है। जबकि वर्ष 1958 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो अभी हम चकबंदी योजना के विषय में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्व लेखपाल का हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें राजस्व से परिषद और राजस्व से संबंधित जो सिलेबस दिया गया है उस पर हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको छोटी सी बात और बता देता हूं मैं कि चकबंदी का जो सामान्य प्रायोजन है वह भूमि सुधार कार्यक्रम से ही है, और भूमि सुधार के विषय में हमने देख लिया। चूँकि आयोग द्वारा जो सिलेबस जारी किया है उसमें भूमि सुधार से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, या सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया है, इस वजह से आपको भूमि सुधार से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए, और जो जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं वो भी आपको बता देते हैं। भारत में आज़ादी के पश्चात वर्ष 1949 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए,
और वर्ष 1950 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून बनाकर इसे लागू कर दिया गया। तो भारत में जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी लगान कर वसूलने को लेकर, तो वह 1949 में आज़ादी के पश्चात उस पर महत्वपूर्ण प्रयास किए गए कि जमींदारी प्रथा किस प्रकार से समाप्त की जाए, और वर्ष 1950 में इस पर कानून बनाकर इसे लागू कर दिया गया, यानी जमींदारी प्रथा को जड़ से समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन भी चलाया गया। यह भी बात याद रखिएगा, यहाँ से यही प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो याद रखिएगा विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया वर्ष 1951 में। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछा जाता। अब इसके अलावा हम दोबारा अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ग्राम विकास से संबंधित जो विभिन्न कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ चलाए गए उनके विषय में देख लेते हैं। विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम। वर्ष 1960 में अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन के कृषि उत्पादन मंडल ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में कृषि उत्पादन में शिथिलता की ओर इशारा करते हुए सरकार के समक्ष ठोस सुझाव रखे कि वह किस प्रकार से देश में खाद्यान्न उत्पादन पर बल दे सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार द्वारा सघन कृषि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था। इसी के साथ में जो अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन है, जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से मदद कर रही थी, उसने बताया, यानी उसके एक मंडल ने अपनी रिपोर्ट में यह पेश किया कि कृषि उत्पादन में अभी भी भारत में काफ़ी शिथिलता है। इसके लिए आपको ठोस कदम उठाने चाहिए, देश के खाद्यान्न उत्पादन पे बल देना चाहिए, योजनाएं तैयार करनी चाहिए। तो इसी के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया 1960 के समय, जिस कार्यक्रम का नाम है सघन कृषि विकास कार्यक्रम। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सघन कृषि विकास कार्यक्रम 1960 में चलाया गया। और इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम और चलाए गए, जिसमें से पहला है सघन कृषि जिला कार्यक्रम, दूसरा है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, और फिर आगे चलकर अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम भी चलाया गया। तो इन तीनों के विषय में भी आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इसके विषय में देख लेते हैं। सघन कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1961 में अनुकूल क्षेत्रों में चुनी हुई फसलों के शीघ्र उत्पादन प्रारंभ करने पर बल दिया गया। इसके आधार पर देश के 7 जिले, तमिलनाडु के तंजौर और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी, उड़ीसा के संबलपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, पंजाब के लुधियाना और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सघन जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सघन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो आप जान गए होंगे कुछ महत्वपूर्ण फसलें जो अनुकूल क्षेत्रों में उगाई जाती है उनके उत्पादन पर जोर दिया गया, और इसके लिए 7 जिलों का चयन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सघन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया। अब सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के विषय में भी जान लेते हैं। सघन कृषि जिला कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित होकर केंद्र सरकार ने वर्ष 1964-65 में 114 जिलों में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो चलाया गया उसकी सफलता से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने 64-65 में 114 जिलों में से सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसमें भी क्षेत्र विशेष का ध्यान रखते हुए फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया। यह कार्यक्रम राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर के प्रबंधन पर जोर दिया गया, यानी इन राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के प्रबंधन पर इसमें जोर दिया गया। तो इसे अभी यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो अगला कार्यक्रम था अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, उसके विषय में देख लेते हैं। भारत में सन 1963 में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान मैक्सिको के निर्देशक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग भारत में कृषि क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आए। उन्होंने परीक्षण के लिए बोने गेहूं की 4 किस्मों की बीज थोड़ी मात्रा में भारत भेजे। तो यहीं से अब शुरू होगी हरित क्रांति जो भारत में आई थी। हरित क्रांति के विषय में आप लोगों को अभी हम विस्तार से बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा हरित क्रांति की जो रूपरेखा है वह इस प्रकार बनी कि जो अमेरिकी विशेषज्ञ हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, जो मैक्सिको अनुसंधान केंद्र के
निदेशक भी थे। इन्होंने भारत आकर यहाँ के कृषि क्षेत्रों का दौरा किया कि किस प्रकार की फसलें यहाँ मौसम के अनुसार हो सकती हैं, किन प्रकार के बीजों को अपनाकर फसल की पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। तो यहीं से अब हरित क्रांति की रूपरेखा बनती है और हरित क्रांति किस प्रकार भारत में काम करती है, किन लोगों ने इसमें सहयोग किया, किस प्रकार से फसलों में पैदावार हुई, तो ये सभी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इनके सहयोग एवं भारत के विशेषज्ञ MS स्वामीनाथन के प्रयासों से 1967-68 में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसे ही विलियम गार्ड ने हरित क्रांति की संज्ञा दी। तो याद रखिएगा, अमेरिकी विशेषज्ञ जो हैं उन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जो जन्मदाता या जनक है वह MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति का जो नामकरण है वह विलियम गार्ड ने किया है। तो इन तीनों व्यक्तियों के विषय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तीनों के विषय में याद रखिएगा। जितना आसान हरित क्रांति के विषय में माना जाता है कि इतनी आसानी से हरित क्रांति आई, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी देश में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा देश को उस समय। तो क्या क्या मुसीबतें सामने आई, क्या क्या सामने करने पड़े आपको, यह भी बता देते हैं। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध से अमेरिका ने गेहूं का निर्यात भारत में बंद कर दिया था। तो आपको बता दें कि इससे पहले आज़ादी के बाद और 1965 से पहले भारत को जो गेहूं का निर्यात है वह अमेरिका के द्वारा प्राप्त होता था। अमेरिका ही भारत में गेहूं का निर्यात करता था, क्योंकि भारत में इतनी अत्यधिक फसल की पैदावार नहीं थी, तो मजबूरन हमें अमेरिका से आयात करना पड़ता था चावल और गेहूं वगैरह का। तो 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो पाक के साथ में अमेरिका खड़ा हो गया और उसने भारत को सबक सिखाने के लिए गेहूं का निर्यात भारत में बंद कर दिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पर जिस प्रकार सुरक्षा के लिए जवान महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किसान की भी उतनी ही ज़रूरत है, यानी उतना ही महत्वपूर्ण किसान भी है। और यही कारण है कि MS स्वामीनाथन ने जो मैक्सिको से आए हुए भारत में फसलों के बीज पर शोध किया एवं पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन बीजों के तहत जब कृषि कराई गई तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। कहीं ना कहीं यह एक भारत के लिए बड़ी उपलब्धि रही। तो क्या उपलब्धि रही वह भी देख लेते हैं। उपलब्धि से पहले आपको बता दें कि वर्ष 1965 में जिस प्रकार मैक्सिको से गेहूं के बीज की किस्मों में लरमा, रोही और सोनारी किस्मों का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार धान उत्पादन के लिए भी बौने धान का आयात फिलीपींस तथा ताइवान देशों से किया गया। और आगे चलकर मक्का, बाजरा आदि के बीजों पर भी शोध किया गया। और इन सभी फसलों में जिस प्रकार शोध किए गए, कृषि की गई इनके आधार पर, तो इन फसलों के परिणाम से देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में एक चमत्कारिक वृद्धि हुई। सन 1968 में 120 लाख टन से बढ़कर 170 लाख टन गेहूं के चमत्कारिक उत्पादन के प्रभाव को ही अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गार्ड ने हरित क्रांति की संज्ञा से संबोधित किया। तो यह महत्वपूर्ण हरित क्रांति थी जिसके विषय में हमने पूरी जानकारी आपको दी। तो 3-4 पॉइंट आप याद रखिएगा। विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में MS स्वामीनाथन को और विलियम गार्ड के द्वारा हरित क्रांति का नामकरण किया गया। गेहूं और चावल यानी गेहूं और धान की फसलों में सर्वाधिक उत्पादन हुआ इस हरित क्रांति के तहत। यह प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति के तहत किन फसलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो याद रखिएगा, गेहूं और धान की फसलों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। गेहूं की फसलों के लिए जो बीज मंगाए गए वे मैक्सिको से मंगाए गए, और चावल और धान की जो फसलों के बीज हैं वे फिलीपींस और ताइवान से मंगाए गए। अब इसके अलावा ग्रामीण विकास की और भी योजनाओं के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है जो सिलेबस में दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। तो इसको हम प्रारंभ कर लेते हैं। इसमें काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली क्या है। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। सर्वप्रथम इस प्रणाली को राजस्थान के
नागौर ज़िले में 1959 में लागू किया गया। तो पंचायत प्रणाली क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको हमने पीछे बताया था कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज पर बल दिया था, यानी गांव का स्वयं का राज हो, इस प्रकार से ग्राम स्वराज पर महात्मा गांधी ने बल दिया था। और अनुच्छेद 40 जो संविधान का अनुच्छेद 40 है, उसमें महात्मा गांधी के कल्पना अनुसार पंचायत को स्थान दिया गया था अनुच्छेद 40 में। अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, अनुच्छेद 40 के विषय में याद रखिएगा। सर्वप्रथम पंचायती को इसमें स्थान दिया गया था। आगे चलकर वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, अनुच्छेद 243 है। इसके अलावा याद रखिएगा, भारत में हर 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियो में विस्तार से बताया है, तो यहाँ इसे ज़्यादा विस्तारित रूप से ना लेकर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसके अंतर्गत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत बनाई गई हैं। तो हमने आपको बताया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू की गई थी, और उत्तर प्रदेश में यही व्यवस्था लागू है, त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया गया, जिनमें ग्राम सभा में प्रत्येक गांव का मताधिकार प्राप्त ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुष शामिल है। यानी जो 18 वर्ष और 18 वर्ष से आयु के ऊपर के ग्रामीण व्यक्ति हैं, वे सभी ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। और ग्राम पंचायत में इन ग्राम सभा के व्यक्तियों द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान, जिन्हें सरपंच के रूप में जाना जाता है, ये मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। कौन कौन ग्राम पंचायत बनाते हैं, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान, ये सभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अभी ग्राम स्तर पर देख रहे हैं, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी आपको बताएंगे जिला स्तर पर किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो देखिए, ग्राम पंचायत के विषय में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। जबकि ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इन्हें मत देती है और मत के आधार पर यह चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अगर कोई ग्राम पंचायत या सदस्य अथवा प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए उसकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए। हालांकि यह उम्र सभी पंचायतों के लिए है, चाहे वह क्षेत्र पंचायत सदस्य हो चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, सभी के लिए 21 वर्ष उम्र अनिवार्य होती है। ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान अथवा सरपंच होता है। तो जो हमने आपको पीछे बताया था, ग्राम पंचायत प्रधान और सदस्यों से मिलकर बनती है, इनका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। 1000 की जनसंख्या होने पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो कम से कम 1000 की जनसंख्या होना चाहिए, तब ग्राम पंचायत का गठन होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सभी पंचायतों का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है। अगर बीच में कभी भंग हो जाती है तो 6 माह में चुनाव भी कराना आवश्यक होता है, यह भी बात याद रखिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। किसी कारणवश ग्राम पंचायत के भंग हो जाने पर 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक है। तो याद रखिएगा, किसी भी कारण से अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह में दोबारा चुनाव कराकर पंचायत बनाना आवश्यक है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात 33% आरक्षण का प्रावधान है। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत या अन्य पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रावधान है। तो याद रखिएगा, 1/3 आरक्षण का प्रावधान है महिलाओं के लिए। किसी भी नए गांव को घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को होता है और गांव की परिभाषा संविधान के पेशा अधिनियम में दी गई है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यह भी याद रखिएगा। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो क्षेत्र पंचायत के विषय में जान लेते हैं। अभी पीछे हमने ग्राम पंचायत के विषय में जाना, तो क्षेत्र पंचायत क्या है, क्षेत्र पंचायत के विषय में भी जान लेते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ब्लॉक प्रमुख से मिलकर बनती है। तो क्षेत्र पंचायतों में भी एक तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य शामिल हैं और उनका जो प्रधान होता है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होता है, वह भी शामिल होता है। क्षेत्र पंचायत में कई ग्राम पंचायतें आती हैं।
क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से, परंतु ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपको बता दें, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं उनको जनता के मतदान के द्वारा ही चुना जाता है, जबकि जो ब्लॉक प्रमुख होता है उन्हें यह क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को चुनकर ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, परंतु क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्षेत्र पंचायत में विकास के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, जिसे खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है, और खंड विकास अधिकारी के साथ मिलकर ब्लॉक प्रमुख कार्य करता है। तो क्षेत्र पंचायत के विषय में इतना ही है। बाकी हम जिला पंचायत के विषय में जान लेते हैं। 20 लाख की अधिक आबादी पर या जनसंख्या पर जिला पंचायत का गठन होता है। तो याद रखिएगा, जिला पंचायत का जो गठन है 20 लाख की आबादी या 20 लाख के से अधिक जनसंख्या पर होता है। जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत में शीर्ष स्तरीय प्रणाली है। तो तीनों स्तर की जो पंचायतें हैं उसमें जिला पंचायत शीर्ष स्तर की पंचायत है। जिला पंचायत भी जिला पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलकर बनती है। जिला पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से, परंतु अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जैसा क्षेत्र पंचायत में होता है वैसे ही जिला पंचायत में होता है। जिला पंचायत सदस्यों को तो जनता द्वारा चुना जाता है, परंतु जो अध्यक्ष होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, उसका चुनाव सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को चुनकर करते हैं और उसे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जिला पंचायत के विषय में कुछ और भी बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। जिला स्तर पर जिला पंचायत के सचिव के रूप में मुख्य विकास अधिकारी अथवा पंचायती राज अधिकारी होता है। तो ज़्यादातर ज़िलों में जो जिला पंचायत के सचिव के रूप में काम करता है वह CDO होता है, मुख्य विकास अधिकारी। तो जिला पंचायत में हित के लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष जो है इसके साथ मिलकर कार्य करता है, मुख्य विकास अधिकारी के साथ। जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो आपको बता दें कि अगर कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नया नियुक्त हुआ है तो सदस्य अगर चाहें कि हम उसे तुरंत हटाकर दूसरे को अध्यक्ष बना दें तो ऐसा नहीं किया जा सकता। कम से कम 1 वर्ष तक उसके लिए इंतज़ार करना होगा। 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अन्य पंचायतों की तरह जिला पंचायत पदों में भी महिलाओं को 1/3 का आरक्षण प्रावधान है। तो याद रखिएगा, महिलाओं का सभी पंचायतों की तरह जिला पंचायत में भी 1/3 पदों पर महिलाओं को शामिल करने के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो यही जिला पंचायत के विषय में महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हमने कवर किया। तो हमने पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है जिसको सिलेबस में दिया गया है उनके विषय में हमने विस्तार से जान लिया। दोबारा से आपको बता देते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का जो सुझाव है वह बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। सर्वप्रथम इसका जो राजस्थान के नागौर में इसका शुभारंभ हुआ था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है और तीनों स्तरों पर हमने आपको विस्तार से बता दिया कि ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से इसमें पद दिए गए हैं, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे आपको पंचायती राज प्रणाली से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको भी बता देते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में शामिल है। यानी इन सभी राज्यों में भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है। वहाँ 3 स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत के रूप में प्रणाली यह शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 स्तर पर भी कई राज्यों में पंचायती राज प्रणाली है और इस 2 स्तर पर पंचायती राज प्रणाली का जो सुझाव है वह अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई के समय में हुआ था 1977 में, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 1978 में पेश की। इन्होंने कहा कि भारत में 2 स्तर पर पंचायती राज प्रणाली होना चाहिए, परंतु जिसे अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा डॉक्टर PVK राव समिति,
डॉक्टर LM सिंघवी और PK थंगुन समितियां भी पंचायती राज प्रणाली से शामिल हैं। तो यह सारी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। पीछे हमने आपको बताया ही था कि 1992 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और जिसमें पंचायती राज प्रणाली को संविधान में दर्जा मिला था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। तो इसी के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का टॉपिक जो है समाप्त होता है, और आगे हम ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी कार्यक्रम है, चलाए गए योजनाएं प्रारंभ हुई, इनका किस प्रकार से प्रबंधन हुआ, ये सभी पॉइंट जान लेंगे। तो स्वच्छ पेयजल को लेकर कितनी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई, कौन कौन से कार्यक्रम थे, इनके विषय में देख लेते हैं। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी राज्यों की है, परंतु 1972-73 में केंद्र सरकार ने पेयजल आपूर्ति में तेज़ी लाने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तो ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1972-73 में, याद रखिएगा। इसके आगे वर्ष 1986 में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1986 में इसकी भारत सरकार के द्वारा स्थापना की गई थी, और 5 वर्षों बाद 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तीनों प्रश्नों के विषय में याद रखिएगा। केंद्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम जो है 1972-73 में प्रारंभ हुआ। 1986 में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई, और इसी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का 5 वर्षों बाद यानी 1991 में नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा हर घर नल से जल योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी ग्रामीण परिवारों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा था। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इस तरह से पूछा जाता है कि हर घर नल से जल योजना के लिए जो हर घर पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है वह किस वर्ष तक रखा गया। तो याद रखिएगा 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया। हाल ही में इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला गोवा भारत का प्रथम राज्य बन गया। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ख़ासकर ग्रामीण योजनाओं से संबंधित प्रश्न जो केंद्र लेवल पे करंट अफेयर्स की दृष्टि से जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। हाल ही में इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला गोवा भारत का पहला राज्य बन गया, यानी गोवा ने अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर में नल का कनेक्शन दे दिया है, और उस नल के कनेक्शन से सभी जगह पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके संबंध में। हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हिमालय एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्यों का अंश जो है क्रमशः 90 एवं 10 रखा गया है। अन्य राज्यों के लिए 50-50 एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र द्वारा 100% अंश शामिल है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो खर्च राशि है, योजना में जो भी खर्च राशि होगी, उसमें पूर्वोत्तर राज्यों में तो केंद्र सरकार 90% देगी, और राज्य सरकारों का जो खर्च है वह 10% का होगा। और अन्य राज्यों के लिए, यानी कि जो बाकी के राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ करके और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके, जैसे उत्तर प्रदेश भी है, तो उत्तर प्रदेश में भी केंद्र सरकार 50% अंश देती है और राज्य सरकार 50% अंश देती है। हर घर से नल से जल योजना के अंतर्गत जो भी खर्च राशि होती है, कुल खर्च राशि का 50% केंद्र सरकार देती है और 50% राज्य सरकार देती है। तो यह इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 50-50% का अनुपात है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए केंद्र 100% अंश देती है। और इसके अलावा ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति कराना इस योजना की परिकल्पना है। तो याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत 55 लीटर पानी प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराना ही इस योजना का लक्ष्य यानी परिकल्पना है कि इस योजना के अंतर्गत इतना पानी इन्हें उपलब्ध कराना ही है।
पेयजल से संबंधित केंद्र सरकार के ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं थी जिनके विषय में हमने देखा। अब हम ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के विषय में देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के विषय में सरकार के क्या क्या कार्य रहे। तो सर्वप्रथम एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इसका प्रारंभ क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देश भर में ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी सुधारों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 में हुआ। तो यही है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, जिसे शॉर्ट में NRHM के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका प्रारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 में, याद रखिएगा। और इसी कार्यक्रम या मिशन के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलाई गईं। तो यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित आशा यानी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे जाना जाता है आशा के रूप में, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए। और जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें भी इन आशा यानी सामाजिक स्वास्थ्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों के विषय में भी देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी लाना, मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों के वार्षिक मामलों में कमी लाना, स्थानीय स्तर पर बीमारियां एवं रोगों के रोकथाम एवं उसके नियंत्रण पर कार्य करना, महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य होते हैं इस कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत ही सभी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। चलो ये योजनाएं भी देख लेते हैं। तो पहली योजना जो हम देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शाखा के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा केंद्र स्तर पर जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया। तो जिस समय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई उसी समय इसके एक अंग यानी एक घटक के रूप में जननी सुरक्षा योजना का भी प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य नवजात मृत्यु दर एवं मातृ शिशु दर को कम करना है। तो जो हमने पहले बताया कि जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, तो उनसे संबंधित जो गर्भवती महिलाओं के नियमित प्रसव और मृत्यु दर को कम करने को लेकर इस योजना को चलाया गया। इस योजना से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्थात NRHM का एक घटक है। पहले भी हमने बताया कि यह जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अंग है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की 19 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं को नकद राशि के रूप में भी लाभ प्राप्त होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से लेकर संस्थागत प्रसव तक की पूरी भूमिका शामिल होती है। तो आपको बता दें कि क्षेत्र की जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका पंजीकरण कराया जाता है, और उनका पंजीकरण कराने का कार्य जो है आशा बहुओं के द्वारा किया जाता है। सामाजिक स्वास्थ्यकर्ताओं के रूप में वे कार्य करती हैं, और उनका महत्वपूर्ण फ़र्ज जो होता है कि क्षेत्र में जो भी गर्भवती गरीब महिलाएं हैं उनको इस सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाएं, उनका पंजीकरण करवाएं। और इसके अलावा प्रसव तक की पूरी दवाइयाँ कंप्लीट सब सरकारी सुविधाओं से प्राप्त होती हैं। तो याद रखिएगा इस योजना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है जननी सुरक्षा योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 में। विशेष करके इसकी समय ज़रूर याद रखिएगा इसका। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हमने आपको बताया ही कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना था। चलिए आगे कुछ और भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं उनके विषय में भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने तथा उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्च 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ मार्च 2006 में किया गया, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक वर्ष बाद ही इसका प्रारंभ किया गया। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था स्वास्थ्य सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराना था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स
के रूप में हम जिसे जानते हैं, उसकी तर्ज पर अन्य 6 राज्यों में संस्थान स्थापित करना भी इस योजना के अंतर्गत शामिल था। तो आपको बता देते हैं यूं ही कि कौन कौन से वे राज्य थे जहां पर इन संस्थान को स्थापित करना था, जिसमें एक बिहार का पटना था, भोपाल का मध्य प्रदेश का भोपाल है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, राजस्थान का जोधपुर है और छत्तीसगढ़ का रायपुर, और एक और रह गया उत्तराखंड का ऋषिकेश। तो इन 6 जगहों पर एम्स की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करना इस योजना के अंतर्गत शामिल था। 10 राज्यों में स्थित 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना भी इस योजना में शामिल था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के विषय में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ 1 अक्टूबर 2007 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कामगार एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। 1 अक्टूबर 2007 को इसका प्रारंभ हुआ। इसमें बीमाधारी को एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है। इस प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 की चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इस बीमा योजना के अंतर्गत जो भी कामगार मजदूर हैं उनके परिवार वालों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 30,000 की राशि आप प्रति वर्ष चिकित्सीय रूप में खर्च कर सकते हैं। और इस योजना में जो 75% अंश है केंद्र सरकार का है और 25% अंश राज्य सरकार का है। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस प्रकार से प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसके विषय में भी देख लेते हैं। यह सुरक्षा योजना भी स्वास्थ्य संबंधी जो सुरक्षा योजना है, यह भी जननी सुरक्षा योजना के आधार तर्ज पर ही बनाई गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ भी किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के साथ साथ नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क इलाज की गारंटी उपलब्ध है। तो वही उसी योजना के तर्ज पर भी यही योजना है। इस योजना का उद्देश्य भी शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना था। तो इस योजना में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस इस योजना का प्रारंभ वर्ष याद रखिएगा, 2011 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसके विषय में भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2018 में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसके विषय में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2018 में हुआ। इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के रांची शहर में किया गया। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा उपलब्ध है। तो इसके लिए गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारक जो लाभार्थी हैं उनके लिए यह योजना उपलब्ध है। इसके अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं। उस गोल्डन कार्ड के आधार पर आपको चिकित्सीय बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जो कैशलेस होता है 5 लाख रुपए तक का। तो इस योजना के विषय में याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में जल्दी से देख लेते हैं, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करना पड़े और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हो सकें। तो केंद्र सरकार की कुछ रोजगार से संबंधित योजनाएं हैं, इनके विषय में भी देख लेते हैं। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ 1989-90 में किया गया। बाद में 1 अप्रैल 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में इसे समाहित कर दिया गया। तो सर्वप्रथम जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। 1989-90 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था और 10 वर्ष बाद 1999 में इसे ग्राम समृद्धि योजना में समाहित कर दिया गया। आगे चलकर सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया।
तो समय समय पर रोजगार योजना के नाम में परिवर्तन होता रहा। जवाहर रोजगार योजना से ग्राम समृद्धि योजना, उसके बाद संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना में इन्हें मिलाया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचे के 5 तत्वों की पहचान की गई। तो कौन कौन से 5 तत्व हैं जिनकी पहचान की गई? स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, आवास तथा सड़कें। ये 5 ऐसे घटक छाटे गए, 5 तत्वों की ऐसी पहचान की गई कि इन क्षेत्रों में अगर विकास किया जाए तो ग्रामीण विकास जो है वह काफ़ी उसमें सफलता मिल जाएगी सरकार को। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन क्षेत्रों में विकास के लिए 2001 के लगभग, यानी 2001 के लगभग प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के 5 जो तत्व हैं, 5 घटक हैं, इनके अंतर्गत कार्य किया गया। और आगे चलकर वर्ष 2001 में विद्युत को भी अन्य घटक के रूप में जोड़ दिया गया, यानी 6 घटक कर दिए गए। कुल 5 घटक वे थे और अंतिम 6वां घटक जो है विद्युतीकरण पर भी सरकार ने जोड़ दिया और इसके लिए भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अन्य योजना के विषय में। वर्ष 2009-2010 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया। तो हमने पीछे आपको बताया था कि आदर्श ग्राम योजना एक सर डैनियल हैमिल्टन के द्वारा आज़ादी से पूर्व चलाई गई थी। और वर्ष 2009-2010 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत उन गाँवों का चयन किया गया जहाँ की 50% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। इन ग्रामों को ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण योजनाओं के तहत जारी की जाने वाली राशि के अतिरिक्त 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अतिरिक्त 10 लाख रुपए का खर्चा इन गाँवों के लिए किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयन किया जाता है। और चयन किस आधार पर किया जाता है, तो ये हमने यह भी आपको बता दिया कि 50% जनसंख्या अनुसूचित जाति की हो, गरीब हो, तो इस वजह से इनको अतिरिक्त सेवा भत्ता दिया जाता है, यानी योजनाओं के लिए जो खर्च किया जाता है उनके लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। किसानों को आर्थिक सुविधा मुहैया कराने के लिए विभिन्न बैंकों से सुगमता से ऋण पाने को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ अगस्त 1998 में किया गया था। तो एक और महत्वपूर्ण योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अंतर्गत किसानों को कृषि के लिए जो सामान खरीदना होता है उसके लिए ऋण उपलब्ध हो जाता है। किसान कार्ड की वैधता 3 वर्ष की है, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए ऋण को 12 महीनों में चुकाना आवश्यक है। यह किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को भूमि के आधार पर दिया जाता है। तो जिस किसान के पास जितनी भूमि होगी उतने ही ऋण पाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। याद रखिएगा, इसकी वैधता 3 वर्ष की होती है और 12 महीने में जो ऋण लिया गया है उसे चुकाना आवश्यक है। यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को किस आधार पर दिया जाता है, तो याद रखिएगा भूमि के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। और योजना अगस्त 1998 में प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी अधिनियम है जो नरेगा, उसके विषय में देख लेते हैं, जहाँ से अधिकतर अनेकों बार प्रश्न पूछे जाता है। सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा का गठन सितंबर 2005 में किया गया, जबकि इसका शुभारंभ फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुआ था। तो याद रखिएगा, जो इसका गठन है वह तो सितंबर 2005 में हुआ, परंतु इसका शुभारंभ फरवरी 2006 में अनंतपुर में यानी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुआ था। 2 अक्टूबर वर्ष 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी नरेगा से मनरेगा इसका नाम कर दिया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इसके नाम के आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम हो गया।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सभी की तारीख याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके विषय में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों का रोजगार के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से पंजीकरण किया जाता है। तो ग्राम पंचायत में जो प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनके द्वारा मजदूरों का, श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाता है एवं पंजीकरण के पश्चात उन्हें 100 दिन का रोजगार भी ग्राम पंचायत के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और इनकी मजदूरी का जो भुगतान है वह भी ग्राम पंचायत के माध्यम से ही कराया जाता है। मनरेगा में श्रमिकों का दुर्घटना बीमा भी होता है और मनरेगा के तहत योजना खर्च में केंद्र सरकार का अंश 60% है और राज्य सरकार का अंश 40% है। तो याद रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, उसका 60% अंश तो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और 40% जो है राज्य सरकारों को उठाना होता है। तो यह मनरेगा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको हमने कवर किए। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक बात इसमें जुड़ी नहीं है तो वह भी याद कर लीजिए कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है इसमें, यानी 1/3 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल के ग्राम समाज और विकास से संबंधित MCQ भी जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक सिलेबस के अनुसार MCQ वीडियो को रखा गया है और उन्हें विस्तार से प्रश्नों के साथ समझाया भी गया है, यानी उन प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझाया भी गया है। अगर आपको ग्राम समाज और विकास पूर्ण रूप से कवर करनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर 30 से 40 वीडियो हैं MCQ की, जिनको आप देख लीजिए। ग्राम समाज और विकास लगभग आपकी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और मास्टर वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जो भी पॉइंट इसमें रह गए हैं वे सभी आपको MCQ में मिल जाएंगे। तो वहाँ और यहाँ इन दोनों वीडियो के आधार पे आपकी तैयारी लगभग ग्राम समाज और विकास की पूर्ण हो जाएगी। 25 में से आपके 20 से 22 प्रश्न इन्हीं ग्राम समाज और विकास की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में छूट गया है, जिस पर आप एक अलग से वीडियो पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को। पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।